सखी सहेली कार्यक्रम सुनने वाले सभी श्रोताओं को पूनम त्रिपाठी और आकांक्षा सिंह का नमस्कार। और साथ ही सभी को, श्रोताओं को, सखियों को, पूनम आपको ढेर सारी बधाइयाँ। हाँ, भाई गुड़ी पाड़वा है, हम मना रहे हैं, हिंदू नववर्ष का आरंभ हुआ है, साथ ही चैत्र नवरात्रि का आरंभ हुआ है और युगादि मना रहे हैं, उगादि मना रहे हैं और चेटी चंड भी मना रहे हैं ना। तो इतने सारे जो त्योहार हैं एक साथ हैं। तो आकांक्षा, आज का जो दिन है बहुत खास है ना। बिल्कुल खास है। और आज के इस खास दिन में हमारे पास क्या खास है? भाई हमारे पास भी बहुत खास है क्योंकि आज हम सखी विशेष में लेकर आए हैं वीरांगना रुद्रमा देवी, जिनके बारे में आप जानेंगे। साथ ही भाई चूंकि उत्सव का माहौल है, पूनम, त्योहार है, व्यंजन तो बनते हैं ना। भाई तुमने व्यंजन की बात कह दी आकांक्षा, लेकिन आज तो उपवास है। तो हम कुछ उपवास वाले व्यंजन बता देंगे। साथ ही अपने सखियों से भी पूछ लेते हैं, श्रोताओं से पूछ लेते हैं कि उपवास के दिनों में वो खास क्या बना लेते हैं। बिल्कुल, और जो उपवास में खाया जा सके। हाँ, और जैसे कि सभी को पता ही है कि जल बहुत महत्वपूर्ण चीज है ना भाई पूनम। आज हम ये कह सकते हैं कि जल है तो ही कल है। बिल्कुल। तो विश्व जल दिवस हम आज मना रहे हैं। जल का क्या महत्व है हमारे जीवन में, एक तरह से पूरा जो ये जो जीवन प्रक्रिया है उस पर निर्भर है किसी न किसी रूप में। बिल्कुल। तो उस पर बातें होंगी। साथ ही जब किराए का घर जब बदलने की बारी आती है, जब नया घर खोजना होता है, पढ़ते हैं, ये तो जो बदलता है घर उसी को ही पता होगा। लेकिन हाँ, बहुत सी चीजें होती हैं आकांक्षा। जब आप किराए का घर लेने जाते हैं तो बहुत सी बातें होती हैं, बहुत सी सावधानियां रखनी होती है। तो इस बातों का भी कैसे ख्याल रखें, इन बातों के बारे में हम बाद में बात करेंगे ना। बिल्कुल। और आगे बढ़ेंगे। जैसे कि तुमने कहा कि ना आज का दिन जो है बेहद खास है। बिल्कुल। शुभकामनाएं हम सभी को दे चुके हैं और हमारे श्रोताओं की भी शुभकामनाएं हम तक पहुंच चुकी है। जी बिल्कुल। भाई हिंदू नववर्ष की शुरुआत हुई है। वैसे हिंदी महीने, अगर हिंदी महीनों की बात की जाए पूनम, तो जो 12 महीने होते हैं हिंदू पंचांग में, उसके हिसाब से चैत्र पहला महीना, फिर वैशाख, ज्येष्ठ, आषाढ़, श्रावण, भादो, आश्विन, कार्तिक, मार्गशीर्ष, पौष, माघ और फाल्गुन। हाँ, तो ये है हमारे हिंदी जो 12 महीने होते हैं। और ये जो नया वर्ष होता है, नया साल जो होता है ना आकांक्षा, नई उम्मीद लेकर आता है। हम नए साल में कई तरह के वादे करते हैं खुद से ना, क्योंकि हम ये करेंगे, नए काम की शुरुआत करेंगे। क्योंकि कहते हैं ना कि अगर नए साल की शुरुआत अच्छे काम से की जाए तो साल भर अच्छा होता है। और जब जो पहला दिन है साल का, जो गुड़ी पाड़वा मनाया जाता है, महाराष्ट्र में मनाया जाने वाला ये जो गुड़ी पाड़वा है, उसके बारे में ये कहा जाता है कि जो 3.5 मुहूर्त जो माने गए हैं उसमें से ये एक माना जाता है। यानी इस दिन जो भी शुभ कार्य का आरंभ आप करेंगे उसका फल लाभदायी होगा। अच्छा। और इसीलिए जब गुड़ी पाड़वा के दिन लंबी बांस की जो छड़ी होती है, उसके चारों ओर नई साड़ी या नए वस्त्र बांधकर गुड़ी बनाई जाती है। अच्छा। और इसके ऊपर नीम की पत्ती और मिश्री जो होती है उसकी माला लटकाई जाती है। छड़ी के ऊपर कांसे या चांदी का बर्तन लटकाया जाता है उल्टा। एक तरह से पूनम इसे विजय का प्रतीक माना जाता है। और घर के बाहर इसे लटकाया जाता है, रंगोली से द्वार सजाया जाता है। और पकवान की अगर बात करें तो पूरन पोली जो महाराष्ट्र में खास पकवान है, इस दिन बनाया ही जाता है। साथ ही नीम की पत्ती और मिश्री का प्रसाद दिया जाता है। अरे वाह। तो आकांक्षा, जैसे नीम की पत्ती की अगर हम बात करें तो जो नीम की पत्ती और मिश्री जो ये प्रसाद के रूप में हमको दी जाती है, इसके पीछे भी बहुत से कारण हैं। वही पूनम, कारण तो ये भी है कि ये जो ऋतु बदलती है, ऋतुओं का संधिकाल माना जाता है। तो इस समय जो जीवाणु होते हैं, विषाणु होते हैं, वो थोड़े से एक्टिव होते हैं। तो उस लिए, और नीम अपने आप में एंटीबैक्टीरियल माना गया है, उसमें काफ़ी तत्व ऐसे होते हैं। तो एक तरह से कहीं ना कहीं हमारी जो प्रथाएं हैं
वो हमारे स्वास्थ्य से जुड़ी हुई बिल्कुल। है, बिल्कुल। और आकांक्षा ये भी है कि जैसे यहाँ पर तो नीम की पत्ती और मिश्री की बात की गई है, वैसे ही नीम की पत्ती और काली मिर्च का पाउडर और उसमें मिश्री मिलाकर भी खाया जाता है बिल्कुल। इस दिन। और कई जैसे और राज्यों में उत्तर प्रदेश की बात करें तो नीम का जो काढ़ा होता है, काढ़ा नहीं उसका रस बनाकर दिया जाता था प्रसाद के रूप में प्रसाद के बच्चों रूप को। में भई हमें हाँ। खास तौर से ये बचपन से कहा जाता था कि आज के दिन नीम की जो नई कोपलें होती हैं, हाँ। उनको चबाना बेहद ज़रूरी माना गया है। तो ये हाँ, बिल्कुल। और आज जैसे कि चेटी चंड है, त्योहार मना रहे हैं हम, और भगवान झूलेलाल के जन्मदिन के रूप में ये त्योहार मनाया जाता है। और ये भी कह सकते हैं कि किसी भी नए कार्य की शुरुआत के लिए इस दिन को शुभ माना जाता है ना? बिल्कुल। और अभी हम जैसे बात कर ही रहे थे कि बहुत सारे त्योहार हैं, तो एक पर्व है दक्षिण भारत में जो मनाया जाता है वो है उगादी, और जो कि कर्नाटक, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में नव वर्ष के रूप में मनाया जाता है। जी। दक्षिण भारत के लोग इस दिन जो है विशेष प्रकार का व्यंजन जिसे पचड़ी कहते हैं आकांक्षा, वो बनाते हैं और नए कपड़े पहनकर मंदिर जाते हैं। घर पर हल्दी कुमकुम की रंगोली बनाई जाती है। और जो पचड़ी जो व्यंजन की हमने बात की ना, उसमें भी आप आकांक्षा आपको पता होगा इसमें कि पचड़ी में कच्चे आम जी और मीठे के लिए कुछ गुड़ डाला जाता है। नीम की पत्तियां जो कोपल पत्तियां होती हैं वो भी डाली जाती हैं। तो इस तरह से वो पचड़ी बनाया जाता है और घर के सारे सदस्य आपस में बैठकर प्रेम से इसे खाते हैं। तो ये भी कह सकते हैं कि बहुत से जो रीति रिवाज हैं अलग अलग राज्यों में अलग अलग रूप से मनाए जाते हैं, लेकिन उनका मकसद सिर्फ एक है। बिल्कुल भाई पूनम, देखिए चैत्र हिंदू नववर्ष का पहला महीना, साथ ही इस दिन के साथ आरंभ होता है चैत्र नवरात्रि का पर्व। अच्छा। जो पर्व है शक्ति की उपासना का, शक्ति के 9 रूपों की भक्ति का पर्व है। वैसे चैत्र मास की शुक्ल प्रतिपदा से आरंभ होता है नव संवत्सर का। और देखा जाए तो ये समय होता है 2 ऋतुओं की संधि काल का। भाई मौसम बदलने लगता है और प्रकृति भी अपना आवरण जो है बदलती है। वृक्षों पर नई कोपलें प्रकृति की नव संरचना का ही तो प्रतीक है ना एक तरह से। आम के पेड़ों पर बौर आने लगते हैं और भाई पूनम उनकी जो भीनी भीनी खुशबू होती है उससे जो वातावरण है आह्लादित हो उठता है। रातें छोटी और दिन बड़े होने लगते हैं। मतलब एक तरह से कहा जाए तो प्रकृति नया रूप धारण करती है। बिल्कुल। और पुराणों के अनुसार चैत्र नवरात्र के प्रथम दिन ही ब्रह्मा जी ने सृष्टि की रचना आरंभ की थी। जब महिषासुर वरदान के कारण अजय हो गया तो त्रिलोक पर उसका अत्याचार बढ़ गया। तब सभी देवी देवताओं ने महिषासुर के अत्याचारों से मुक्ति के लिए माँ दुर्गा का आवाहन किया। चैत्र शुक्ल प्रतिपदा को माँ प्रकट हुई और चैत्र माह की शुक्ल प्रतिपदा से नौमी तक क्रमशः कहना चाहिए कि अपने 9 स्वरूपों को प्रकट किया। इन 9 रूपों को देवताओं ने अपने शस्त्र देकर महिषासुर का वध करने का निवेदन किया। बिल्कुल। और ये जो शस्त्र थे वो क्या थे? वही भगवान विष्णु ने उन्हें दिया चक्र, भगवान शंकर ने उन्हें त्रिशूल दिया। जी हाँ। साथ ही जो शंख है माता रानी के हाथ में, उसे वरुण देव ने उन्हें दिया। अच्छा। और एक जो देवराज इंद्र हैं उन्होंने अपने वज्र से एक दूसरा वज्र निकालकर माँ भगवती को दिया। और माँ भगवती को यमराज ने अपने काल दंड से निकालकर दंड भेंट किया था। और जब अगर बात करें धनुष और बाणों से भरा तरकश स्वयं पवन देव ने भेंट किया था। जी। देवराज इंद्र ने ऐरावत हाथी के गले में जो घंटा बंधा है उसको उतार कर देवी को दिया। साथ ही भगवान विश्वकर्मा ने अपनी ओर से माता को फरसा प्रदान किया था। और चंडमुंड का सर्वनाश करने वाली देवी ने काली रूप का धारण कर हाथों में तलवार और फरसा लेकर असुरों से युद्ध किया था। बिल्कुल। और इन सारे शस्त्रों से को मिलने के बाद माता रानी और कहते हैं ना अपने भव्य रूप में आई। वैसे चैत्र नवरात्रि के अंत वाले दिन रामनवमी मनाई जाती है, जो भगवान विष्णु के 7वें अवतार भगवान राम के जन्म का दिन है। पूनम, आइए एक गीत सुनते हैं और इस गीत के जरिए माँ भगवती के 9 रूपों का दर्शन हम भी करते हैं। जय देवी माता, जय माँ दुर्गा।
जयो जयो माँ जगदम्बे। पूजा है स्वरूप ब्रह्मचारिणी माँ, है ब्रह्मचारिणी माँ। ब्रह्म रूपिणी तू ही माँ कुहारिणी माँ। जयो जयो माँ जगदम्बे। पूजा है स्वरूप चंद्र घंटा माता, है चंद्र घंटा माता। तुझको पाके मन का अंधियारा जाता। जयो जयो माँ जगदम्बे। चौथा है स्वरूप कुष्मांडा माई, है कुष्मांडा माई। इनसे ही बन जाता जीवन सुखदाई। जयो जयो माँ जगदम्बे। पंचम रूप अनूप देवी स्कंद माता, है देवी स्कंद माता। त्रिगुण त्रिताप विनाशिनी त्रिभुवन की त्राता। जयो जयो माँ जगदम्बे। खटवी कात्यायनी माई तारणहारी, माई तारणहारी। पूजे ब्रह्मा विष्णु पूजे त्रिपुरारी। जयो जयो माँ जगदम्बे। सातवीं ये महागौरी आठवीं काल रात्रि, है आठवीं काल रात्रि। नौवा रूप है तेरा माई सिद्धिदात्री। जयो जयो माँ जगदम्बे। नव दुर्गा की आरती जो कोई गावे, ये जो कोई गावे। कहे शिवानंद स्वामी जग में सुख पावे। जयो जयो माँ जगदम्बे। माँ की आराधना तो हो गई। भाई पूनम, आज हम विश्व जल दिवस मना रहे हैं। एक बेहद गंभीर समस्या से गुजरना पड़ रहा है पूरे विश्व को, जल संकट। हमारे एक श्रोता लिख रहे हैं कि नहीं बचा नदियों में दम, पानी बहुत बचा है कम। अगर न होगा पानी तो कैसे बचे रहेंगे हम। खुला छोड़ नल आते हैं, पानी व्यर्थ बहाते हैं। भर गिलास पानी लेते, आधा ही पी पाते हैं। जितना हमको पीना है उतना क्यों न लेते हम। ढेर ढेर वर्षा का जल नदी बहाकर ले जाती। जगह जगह कंक्रीट बिछे, धरती सोख नहीं पाती। धरती भीतर तक सूखी, जो पहले रहती थी नम। हरे भरे थे वन उपवन, हमने हाय काट डाले। जैसे जल देवता ही हमने हाथ छाट डाले। छीने ठौर परिंदों के, पशु फिरते होकर बेदम। नहीं बरसता इतना जल जितनी हमको चाहत है। अतिवृष्टि या सूखे से सारा ही जग आहत है। सूरज आग उगलता है, धरा तवे सी हुई गरम। पर्यावरण बचाया तो शायद पानी बच जाए। पानी अगर बचाया तो जीवन आगे चल जाए। पेड़ अधिक से अधिक लगे, पानी फेंके कम से कम। कितनी सही बात कही है इन्होंने। जल ही जीवन है। और धीरे धीरे हमें ये बात समझ में आने लगी है। जो भयावह जो परिस्थितियां हैं वो दिन पर दिन बिगड़ती ही जा रही हैं। हमें ऐसा लगता है कि हमने नल खोला और हमें नल में पानी आने लगा, तो हमें जितनी सरलता से पानी उपलब्ध है उपलब्ध जल की उतनी कम कीमत हमें पता है। कहा भी जाता है पूनम, जो अपना पानी स्वयं ढोता है उसे ही उस पानी की कदर पता चलती है। जो लोग दूर दूर से पानी उठाकर लाते हैं या बहुत कम जिन्हें पानी मिलता है जीवन यापन के लिए,
उन्हें ही बिल्कुल, बिल्कुल बिल्कुल। पानी की उपयोगिता या उसकी महत्वता पता होती है। तो बात तो बिल्कुल सही है और कहते भी हैं ना आकांक्षा कि जल ही जीवन है। हुँ। ना ये बात सभी जानते हैं पर कह सकते हैं कि कई बार मानते नहीं, ना? या यूँ कहें कि हाँ। जानते भी हैं, मानते भी हैं, लेकिन फिर भी अनदेखा अनदेखा कर जाते देते हैं, बिल्कुल। और इन्हीं सब बातों के लिए आज का जो दिन है यानी कि 22 मार्च को हर साल विश्व भर में सभी देशों में जल के जो संरक्षण है, उसकी उपयोगिता है, महत्व है, उसको समझाने के लिए और जो बढ़ते जल संकट की ओर सबका ध्यान आकर्षित करने के लिए विश्व जल दिवस मनाया जा रहा है। जी, साल 1992 में पहली बार ब्राज़ील में रियो द जेनेरियो में आयोजित पर्यावरण और विकास सम्मेलन कार्यक्रम में विश्व जल दिवस मनाए जाने की पहल की गई थी और साल 1993 22 मार्च को विश्व जल दिवस मनाया गया पहली बार। बिल्कुल। जैसे कि हर साल एक थीम होती है, वैसे ही साल 2023 की जो थीम है वो है एक्सेलरेटिंग चेंज, यानी कि परिवर्तन में तेजी। बिल्कुल। पृथ्वी की जो 71% जो जल है वो पानी से ढका हुआ है ना, और जो 97% पानी जो है सागरों और महासागरों में है, जिसे हम पी नहीं सकते। केवल 3% जल ही पीने लायक है। बिल्कुल सही बात। यानी कि एक बहुत ही छोटा हिस्सा है जो पीने लायक जल की बात करें हम तो। और ऐसे में बढ़ती जनसंख्या से जल संकट का सामना हमें करना पड़ सकता है। तो इसलिए पानी की कमी का जो संकट है वो कह सकते हैं विकराल होता जा रहा है। और गर्मी के मौसम की शुरुआत भी हो चुकी है आकांक्षा ना, और इस मौसम में खासकर जल की जो समस्या है हर जगह देखने को मिलती है। और हम ये भी कह सकते हैं कि भविष्य में पानी की समस्या खतरनाक रूप ले सकती है। बिल्कुल ना, पानी के जो दुरुपयोग के साथ साथ हम जल स्रोत, नदी, तालाब और झरनों को दूषित करने में भी कह सकते हैं कि हमने कोई कसर नहीं छोड़ी है। और जल की बढ़ती समस्या को देखते हुए अगर हम कई छोटे-छोटे प्रयास करें तो कुछ ही मात्रा में सही, कुछ हद तक ही सही, लेकिन जल का संरक्षण करने में, पानी बचाने में हम अपना योगदान दे सकते हैं। बिल्कुल। अब ये कई छोटे-छोटे प्रयास कैसे हैं? अब जैसे गर्मियाँ विकराल रूप, गर्मी का मौसम बढ़ता जाएगा, गर्मियाँ बढ़ती जाएंगी, वैसे-वैसे जो जल स्रोत हैं हमारे, उनमें पानी कम होता जाएगा। तो क्यों ना हम अपने ही स्तर पर पानी बचाने की कोशिश करें। भाई एक जैसे आदत होती है, नहाने गए तो नल खुला छोड़ा है या शावर से नहा रहे हैं, बिल्कुल, तो उसमें पानी की बर्बादी जो होती है वो हम समझ नहीं पाते, लेकिन काफ़ी मात्रा में पानी नष्ट हो जाता है। तो बाल्टी और मग्गा वो एक अच्छा पर्याय है। कर सकते हैं। बिल्कुल उसी तरह से जब वॉशिंग मशीन में आप कपड़े धोते हैं तो ये सोचें कि जब ज़्यादा कपड़े हों एक साथ उन कपड़ों को धोया जाए तो इससे कम जो है पानी आप उपयोग कर सकेंगे कपड़े धोने के लिए। और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जैसे कि घर में कहीं नल है ना, तो अगर उसमें से पानी अगर टपक रहा है, लीक हो रहा है, तो उसको जल्द से जल्द सुधरवा दें ताकि पानी की आप बचत कर पाएँ और पानी जो वेस्ट जा रहा है, बर्बाद हो रहा है ना, वो बच सके। नल से भी पानी की अगर टपक रहा है, और इस बात का ध्यान रखें कि जहाँ भी पाइपों में जोड़ होती है, कभी-कभी वहाँ से भी पानी लीकेज की समस्या होती है, तो इस बात का ध्यान रखें। साथ ही बर्तन धोते समय भाई अगर टब में या बाल्टी में पानी लेके बर्तन धोआ जाएगा बजाय नल के नीचे सीधे धोने से, तो पानी की बचत होगी। और ज़्यादा बहाव वाले जो फ्लश टैंक होते हैं आजकल, अब तो ऐसे फ्लश टैंक आने लगे हैं जिनमें पानी थोड़ा रहता है, लेकिन फिर भी उनका जो प्रेशर रहता है, पानी का जो बहाव का प्रेशर रहता है, वो उतना ही कम किया जा सकता है। तो उसमें पानी कम खर्च होता है। और इसी तरह से जब आप पेड़ पौधों में पानी डालना चाहते हैं तो ऐसे पानी आप उपयोग कर सकते हैं, जैसे कि आपने कपड़ा अगर धोया तो वो पानी आप डाल सकते हैं। वो पानी और भी जैसे चीज़ें हैं कि ऐसा लगता है कि गमले में 1 मग पानी की ही ज़रूरत है तो 1 मग पानी ही डालें, ना कि ज़्यादा पानी डालें ताकि वो गमले से बाहर निकल जाए। बिल्कुल, रिसाइकल और रीयूज़ सबसे बेहतर तरीका है। रसोई घर कहते हैं ना, रसोई घर से निकला हुआ पानी है, सब्जियां फल धोने वाला पानी, उसे गमलों में डाला जा सकता है। उससे वो पानी हालांकि इतना गंदा तो होता नहीं है। गाड़ियां धोने में अगर पाइप की बजाय उस पानी का उपयोग करें, वो भी किया जा सकता है। या तो फिर जैसे हम वॉशिंग मशीन से कपड़े धोते हैं
उस पानी को ऐसा अरेंज किया जाए कि वो सारा पानी हमारे गार्डन में बिल्कुल बाथरूम या के फ्लश में जाकर जमा हो, ताकि वो कपड़े का पानी जो वेस्ट वाटर है, जिसे हम किसी और रूप में उपयोग नहीं कर सकते, उसे टॉयलेट वगैरह में गिराने के लिए तो इस्तेमाल किया ही जा सकता है। बिल्कुल सही बात। और इसी तरह एक श्रोता ने भी बहुत अच्छी बात लिखी है, आकांक्षा, वो लिखते हैं कि पानी की एक बूंद जिंदा रखती है हम सबकी उम्मीद को, जब निकलती है आसमान से बादलों को चीरते हुए, हवाओं से जूझते, परेशानियों को गले लगाते, हंसते मुस्कुराते, गिरती है धरती पर जब छपाक से तो खिलखिला देती है हम सबका चेहरा, पूरा करती है हम सबकी उम्मीद को। पानी की बूंद बूंद में वो ताकत होती है जो हर रुकावट को हटाकर नया रास्ता बना सकती है। इसलिए जब हम जल के पास होते हैं तो अधिक खुश और भावुक होते हैं। जल संरचनाएं हमें अधिक खुश, क्रियाशील और रचनात्मक बनाती है। बिल्कुल। साथ ही हमारे एक साथी ने जल समस्या पर ये बताया है कि विश्व जल दिवस की शुभकामना तभी सार्थक होगी जब हम जल का संयमित उपयोग करें। गर्मी की शुरुआत अभी हो रही है, कई जगह पानी की किल्लत होने लगी है। हमारे गांव की ही बात है, हर 5वें दिन पानी आता था, अब पिछले महीने से हर 10वें दिन आता है। ज्यादातर डैम के पानी पर ही निर्भर रहना पड़ता है। कुएं और बोर के तल सूख गए हैं, पानी नहीं आता, जहां आता है वो पीने लायक नहीं होता। तो कितनी गंभीर समस्या है पूनम। साथ ही ये किया जा सकता है कि हम अपने स्तर पे जल संरक्षण जो होता है ना, जैसे वाटर हार्वेस्टिंग, बारिश के पानी को बचा कर रखना, ताकि वो अगले पूरे साल तक किसी न किसी रूप में उसका उपयोग किया जा सके। आजकल शहरों में जो बड़ी बड़ी सोसाइटीज होती हैं, बिल्डिंगें होती हैं, उनमें इस तरह की पहल होने लगी है। बहुत सी जगहों में देखा जा रहा है। तो ये अच्छी शुरुआत है और हम अपनी तरफ से भी कुछ बहुत जैसे छोटी छोटी बातें हमने कही आकांक्षा, वो भी कर सकते हैं। और एक श्रोता है, उन्होंने ये भी लिखा है कि जल है तो कल है। इस बात को समझना अब और भी आवश्यक हो गया है। पानी के बिना हम भविष्य की कल्पना नहीं कर सकते। वर्तमान में विश्व के सामने सबसे बड़ी समस्या यही है कि पृथ्वी पर मीठे जल की कमी हो रही है। ये पानी के दुरुपयोग के कारण हो रहा है। शुद्ध जल संसाधन हमारी सभी आवश्यकताओं के लिए प्राथमिक स्रोत है, इन्हें बचाना होगा। भाई जल है तो कल है, उपयोग के बाद बंद करें नल, व्यर्थ न करो ज्यादा जल, संयमित उपयोग से बचेगा जल, सोचो जल बिना कैसा होगा हमारा कल, हम प्रयास करें तभी होगा ये सफल। खाते हैं और ठंडा पानी पीते। इस दुनिया में जीने वाले ऐसे भी हैं जीते, रूखी सूखी खाते
तो रिमझिम रिमझिम बरसे सावन। सावन आया, सावन आया, सावन आया, सावन आया, रिमझिम बरसे पानी, आग ओढ़ कर, आग पहन कर, आग ओढ़ कर, आग पहन कर पिघली जाए जवानी। कहीं पे देखो छत टपकती, जीना हुआ हराम। पानी पानी मेरा रंग कैसा, दुनिया बनाने वाले रब जैसा। पानी रे पानी, ओ पानी पानी रे पानी, पूनम, तो भाई जल बचाना है, क्योंकि जल बचेगा तो ही हमारा कल बचेगा। बिल्कुल। जल संरक्षण की बात पर हमारे एक श्रोता कह रहे हैं कि मुझे आज कोई 45 सालों पहले मैं घड़ा पानी का लेने के लिए 3 किलोमीटर दूर से साइकिल पर रखकर लाया था माँ के साथ। साथ ही आजकल कार धोने, घर धोने और अन्य कार्यों में पीने का जल हम जो खराब कर रहे हैं, तो उस पर विचार करना चाहिए हमें। बिल्कुल, विचार तो करना ही चाहिए। लेकिन आकांक्षा, अभी एक छोटा सा हम अंतराल लेते हैं और फिर बातें आगे करेंगे। बिल्कुल। तो इस अंतराल के बाद आप सभी श्रोताओं का एक बार फिर स्वागत है कार्यक्रम सखी सहेली में। जी बिल्कुल। और जैसे हम जल की बात कर रहे थे, तो एक श्रोता है, उन्होंने लिखा है कि जल पैदा नहीं किया जा सकता, जल बनाया नहीं जा सकता, लेकिन जो जल प्रकृति ने हमें प्रदान किया है उसका तो हम संरक्षण तो कर ही सकते हैं। जल संरक्षण से तात्पर्य पानी की बचत और उसके अनावश्यक अपव्यय को कम करना। पानी को व्यर्थ नहीं बहाना चाहिए। हमें जल संरक्षण के लिए रेन वाटर हार्वेस्टिंग तकनीक का सहारा भी लेना चाहिए। बिल्कुल, बहुत सही बात कही है इन्होंने। और अगर बात हम कर ही रहे हैं इन चीज़ों की, और आकांक्षा, आज हम एक जो कहना चाहिए कि सखी विशेष वीरांगना में रुद्रमा देवी जी के बारे में हम बात कर रहे हैं। तो हमारे जो भारतवर्ष के इतिहास में बहुत सी महिलाओं ने भी अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया है। भारतीय इतिहास में ऐतिहासिक युद्धों में हमारे देश की रानियों ने अपना सब कुछ न्यौछावर कर आने वाली पीढ़ी के लिए स्वतंत्रता प्रदान की है। तो ऐसे ही एक वीरांगना थी काकतीय वंश की शासक रानी रुद्रमा देवी, जो कि बहुत ही कम उम्र की महिला शासक थी। पिता गणपति देव की मृत्यु के बाद उन्हें काकतीय वंश का पूरा साम्राज्य जो है संभालना पड़ा। बिल्कुल, बचपन से ही वे अपने साम्राज्य की पुत्र बन गई थी। यानी उन्हें एक लड़के के रूप में अपने आप को तैयार किया और युद्धपोतों की जटिलताओं को उन्होंने सीखा और राज्य के प्रशासन के विभिन्न पहलुओं को सीखा। वो भारतीय महिला शासकों के बीच सबसे कम उम्र की रानी बनी। मात्र 14 साल की आयु थी उनकी। साथ ही एक कुशल और बुद्धिमान शासक थी वे। ये वो दौर था जब महिलाएं साम्राज्य की उत्तराधिकारी नहीं बन सकती थी, लेकिन उनके पिता उन्हें ही, यानी कि रुद्रमा देवी को ही अपना उत्तराधिकारी बनाना चाहते थे। साम्राज्य के लोग इस बात के खिलाफ थे। रुद्रमा देवी को अपने जीवन में कई कठिनाइयों का भी सामना करना पड़ा। सामंतवादियों ने विद्रोह किया, पर फिर भी रुद्रमा देवी ने अपने साम्राज्य की अखंडता को, कहना चाहिए, बनाए रखा।
उनका विवाह चालुक्य वंश के राजकुमार वीरभद्र से किया गया। एक क्षेत्रीय गठबंधन था उनका विवाह। वीरभद्र ने महारानी रुद्रमा देवी के शासनकाल को संभालने में उनका कोई सहयोग नहीं दिया और अंत में उन्हें ही पूरा राजकाज संभालना पड़ा। बिल्कुल। और काकतीय साम्राज्य पर एक ऐसा वक्त आया जब महारानी रुद्रमा देवी के शासनकाल पर कई छोटे शासकों और रईस विद्रोहियों ने उनका विरोध करना शुरू कर दिया और इस विरोध में उनके कुछ सगे संबंधी भी उनका सहयोग दे रहे थे। सभी दुश्मनों ने योजना बनाकर रुद्रमा देवी के साम्राज्य को घेरना शुरू कर दिया, मगर इस विषम परिस्थिति में भी रुद्रमा देवी ने अपनी साहस और बुद्धिमत्ता का परिचय दिया। उन्होंने पूरी शक्ति से उनका सामना किया। साल 1285 में यादवों, चोलों और उन्होंने काकतीय साम्राज्य पर हमला करना चाहा और अपने अधीन करने के लिए युद्ध नीति वे तैयार करने लगे, लेकिन रुद्रमा देवी ने इसका डटकर मुकाबला किया और सफल भी रही। बिल्कुल। और रुद्रमा देवी ने अच्छे प्रशासन, अच्छी न्याय व्यवस्था, प्रशासकों में समानता और शांति का प्रसार करते हुए अपने शासनकाल को 4 दशकों तक सफलतापूर्वक चलाया। यही कारण है कि उन्हें शासनकाल के दौरान दक्षिण भारत के इतिहास में इसे स्वर्णिम काल कहा गया। महारानी रुद्रमा देवी ने अपने शासनकाल में कई शिलालेखों का निर्माण करवाया, साथ गोलकुंडा किला का भी उन्होंने निर्माण करवाया। साहसी महारानी रुद्रमा देवी की जो मृत्यु है एक युद्ध के दौरान हुई थी। वे एक दक्षिण भारत के मध्ययुगीन इतिहास का एक तारा थी। ऐसी साहसी वीर वीरांगना को हमारा सशक्त नमन। देख लिया कहाँ रहता हूँ, जहाँ मौत जिंदगी पर हंसती है। वो दिन दूर नहीं दीपक, जब जिंदगी मौत पर हंसेगी। लेकिन कब, कैसे, मालूम नहीं। चलो मुझे घर पहुंचा दो। चलो। कभी तो मिलेगी, कहीं तो मिलेगी बहारों की मंजिल राही, बहारों की मंजिल राही। कभी तो मिलेगी, कहीं तो मिलेगी बहारों की मंजिल राही, बहारों की मंजिल राही। लंबी सही दर्द की राहें दिल की लगन से काम ले, आँखों के इस तूफान को पी जा, आहों के बादल थाम ले। दूर तो है पर दूर नहीं है, दूर तो है पर दूर नहीं है, नजारों की मंजिल राही, बहारों की मंजिल राही। आहा हा, आहा हा हा, ला 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 ला, आहा। माना के है गहरा अंधेरा, गुम है डगर की चांदनी, मैली न हो धुंधली पड़े ना, देख नजर की चांदनी। डाले हुए हैं रात की चादर, डाले हुए हैं रात की चादर, सितारों की मंजिल राही, बहारों की मंजिल राही।
ये जो गीत कह रहा था ना, कभी तो मिलेगी कहीं तो मिलेगी, कुछ यही हाल होता है जब नया किराए का घर खोजने की नौबत आती है। पुराना घर हमें छोड़ना होता है और फिर से एक नए आशियाने की तलाश हमें करनी होती है। उसके पहले एक संदेश पढ़ना चाहूँगी कि हमारी एक श्रोता कह रही है कि अपनी देवरानी को उन्होंने देखा जो आरओ का फ़िल्टर बेस्ड पानी होता है, उसे भी जमा कर रही थी। मैंने पूछा ये क्या करोगी? तो बोली कि आरओ से बहुत पानी जो बर्बाद होता है, जो मतलब निकलता रहता है, उसे जमा करके मैं प्लांट में डालती हूँ, घर का पोछा लगाती हूँ, मतलब घर के अन्य जो छोटे-छोटे काम हैं उसमें उसका इस्तेमाल करती हैं। क्या बेहद मतलब कहना चाहिए कि बहुत ज्ञानवर्धक जानकारी है ना ये, कि इस तरह की चीज़ें भी हम कर सकते हैं। बिल्कुल, ये इन्होंने कहते हैं ना अपनी सोच से इन्होंने पानी बचाने का जो तरीका ढूंढा, और ऐसे ही तरीके हम जब ढूंढने लगते हैं जब नए किराएदार बनने का समय होता है। बिल्कुल बिल्कुल। और कहना चाहिए ना कि घर जो होता है हर किसी का एक सपना होता है ना, तो जब हम नए घर की तलाश करते हैं तो हमेशा ये सोचते हैं कि वो घर जो है ऐसा हो जहाँ पर सारी सुविधाएं उपलब्ध हो ना, पास में हॉस्पिटल हो, बच्चों के स्कूल हो, गार्डन भी हो जहाँ पर हम बच्चों को शाम को ले जा सकें। बिल्कुल ना, और ये भी है कि जो रोजमर्रा की जो सामान होती हैं वो भी चीजें मिल सकें। तो इन बातों का ध्यान रखते हुए, इन सब चीजों का ध्यान रखते हुए जब हम नए घर की तलाश करते हैं तो बहुत सी परेशानियां, बहुत सी दिक्कतें आती हैं। बिल्कुल सही बात है। और इन्हीं दिक्कतों के बारे में हमारी सखी कह रही हैं कि मेरे दोनों ही बच्चे घर से बाहर हैं और अलग-अलग जगह पर किराए से मकान लेकर रहते हैं। कुछ ना कुछ समस्याएं लगी रहती हैं, कभी किराया बढ़ जाता है तो कभी कोई पार्टनर रूम छोड़कर चला जाता है, फिर नई एंट्री होती है। ऐसी अनेक छोटी-छोटी समस्याएं आती रहती हैं किराए के घर में। बिल्कुल सही बात है भाई, किराए के घर में रहना और एक नए सिरे से फिर से किराए का घर ढूंढकर फिर से जिंदगी शुरू करना बेहद कठिन काम है। और वैसे भी जब हम किसी किराए के मकान में जाते हैं तो जब कहना चाहिए कि जब पुराने घर से हम नए घर की ओर जाते हैं तो जो हमारे पास पुराना सामान रहता है, कई बार उसकी जो व्यवस्था होती है उसे हमें बदलना पड़ता है। बिल्कुल, उसके चक्कर में ये भी होता है आकांक्षा कई बार कि पुराने जो हमने अगर मान लीजिए अभी नया कुछ फ्रिज लिया है या नया वॉशिंग मशीन लिया है तो उसे हमें बेचना पड़ सकता है, क्योंकि वो नए घर में नहीं आ रहा हो सकता है जगह की कमी हो। हाँ, नए घर में उसके लिए जगह ना हो या ऐसा कुछ हो, तो इस तरह की बहुत सी परेशानियों का हमें सामना करना पड़ता है। साथ ही ये भी जरूरी होता है देखना कि जो घर हम देख रहे हैं सारी सुविधाओं के साथ ही वो हमारे बजट में हो। ये सबसे इम्पोर्टेंट और बहुत महत्वपूर्ण चीज कही तुमने कि जो हम किराए का, क्योंकि हर बार ऐसा भी होता है कि साल भर के बाद हर बार किराया बढ़ता है, तो ये चीज भी ध्यान रखें कि जो भी आप नया किराए का मकान देख रहे हैं तो वो आपके बजट में हो। और एक श्रोता है, उन्होंने एक बहुत अच्छी बात लिखी है। हाँ, वो लिखते हैं कि किराए के मकान में रहने की नौबत तो कम आया है, कुछ विशेष कारणों से कभी रहना पड़ा तो मुझे बेहद अच्छे मकान मालिक मिले हैं। उन्होंने मुझे बहू बेटी ऐसा ही प्यार दिया और मैंने भी एक बड़े बुजुर्ग परिवार की ज्येष्ठ सदस्य की तरह उन्हें आदर सम्मान दिया। हर मकान मालिक की कुछ नियम शर्त होती है जिसे हमने पालन किया और वो भी जो किराएदार को सुविधा देना चाहिए उन लोगों ने हमें दिया। तो भाई इस तरह की बातें भी होती हैं आकांक्षा, मतलब अच्छी बातें भी देखो होती हैं। ये होता है ना कि मकान मालिक और किराएदार का जो रिश्ता होता है बहुत नाजुक होता है। थोड़ा सा धक्का लगा नहीं कि रिश्तों में खटास आनी शुरू हो जाती है, क्योंकि किराएदार जो होता है वो किराया चुका रहा होता है तो उसे लगता है कि हमें पूरी आज़ादी है, और मकान मालिक चूंकि उसका स्वयं का घर है तो वो हो सकता है कुछ चीजें उसे पसंद ना आए जो किराएदार जिस हिसाब से रह रहा हो। तो ये तो आपसी कहते हैं ना समझ की बात है। वैसे किराए का घर खोजते समय अगर कुछ चीजों का हम ध्यान रखें तो आगे आने वाली परेशानियों से बचा जा सकता है। और ये जो छोटी छोटी बातें हैं ये दोनों पे लागू होती हैं, किराएदार पे भी और मकान मालिक पे भी। जैसे किराए का घर लेते समय किराएदार देखता है कि भाई लोकेशन अच्छी हो, सही जगह हो, आसपास के लोग अच्छे हों, अड़ोस पड़ोस मतलब अच्छा हो, साथ ही जो मकान मालिक हैं उनका व्यवहार कैसा है, साथ ही किराया कितना है, और
बच्चों के लिए या स्वयं के लिए भी आसपास कितनी सुविधाएं उपलब्ध हैं। सुविधाएं बिल्कुल, उसी तरह खासकर अस्पताल हाँ, हॉस्पिटल बिल्कुल जो है ना, क्योंकि अगर इमरजेंसी में हमें जाना पड़े तो ऐसी जो कहना चाहिए चिकित्सा से जुड़ी हुई चीजें हो, हॉस्पिटल हो, तो इन बातों का भी ध्यान रखा जाता है। जी। और सबसे इम्पोर्टेंट चीज, जब आप किसी किराए के मकान को ले रहे हैं या जा रहे हैं उसमें, तो जो पहले जो डॉक्यूमेंट्स होते हैं, सारे जो डॉक्यूमेंट्स होते हैं वो चेक कर लें और ये भी देख लें कि जो एग्रीमेंट किया जा रहा है, एग्रीमेंट के समय छोटी छोटी बातों का जैसे ध्यान रखना चाहिए कि हमने जो डिपॉजिट लिखा है वो उसमें जो बिल्कुल हमने लिया उसका है उसमें लिखा जिक्र है, हो उसमें कितने सालों के लिए या कितने महीनों के लिए किराए पर मकान लिया जा रहा है उसका जिक्र हो। अगर हर साल किराया बढ़ने वाली बात है तो ये देख लें जरूर कि ये जो नियम है, ये जो क्लॉज है उस एग्रीमेंट में हो कि हम इतने समय के बाद किराया कितना बढ़ेगा, कितना बढ़ेगा ये भी पहले ही तय कर लें। बिल्कुल, तो इस तरह की अगर हम छोटी छोटी बातें ध्यान रखेंगे तो किराए के मकान ढूंढने में हमें परेशानी तो होती है, लेकिन जब हम नए घर में जाएंगे तो हमें खुशी भी उतनी ही होगी ना। और साथ ही ये जरूर ध्यान रखें कि रेंट एग्रीमेंट जो बनता है वो जरूर बनवाएं और स्टैम्प पेपर पर ही बनवाएं। और जो सारे दस्तावेज हैं उनकी जांच करें, घर देख लें, घर आपको पसंद आ रहा है कि नहीं, सारी मतलब अंदर जाकर देख लें उसमें सारी सुविधाएं हैं कि नहीं, नल है, बाथरूम है, टॉयलेट वगैरह की सुविधा। साथ ही ये तो किराएदार की तरफ से बात हो गई, साथ ही जब मकान मालिक घर किराए पे दे रहा है तो उनके लिए भी कुछ बातें हैं, जैसे किसको किराए पर मकान दिया जा रहा है उनके बारे में पूरी अच्छी जांच पड़ताल कर लें। आकांक्षा, वैसे पुलिस वेरिफिकेशन होता है जो बेहद जरूरी है। हाँ, तो ये सारी चीजें जो है वो तो है ही। चलो एक गीत सुन लेते हैं और कार्यक्रम को आगे बढ़ाएंगे फिर। बिल्कुल। ये तेरा घर ये मेरा घर, किसी को देखना हो गर तो पहले आके मांग ले मेरी नजर तेरी नजर। ये तेरा घर ये मेरा घर, किसी को देखना हो गर तो पहले आके मांग ले मेरी नजर तेरी नजर। ये तेरा घर ये मेरा घर, ये घर बहुत हसीन है, ये घर बहुत हसीन है, ये घर बहुत हसीन है। न बादलों की छाँव में, न चांदनी के गाँव में, न फूल जैसे रास्ते बने हैं इसके वास्ते। मगर ये घर अजीब है, जमीन के करीब है, ये ईंट पत्थरों का घर, हमारी हसरतों का घर। ये तेरा घर ये मेरा घर, ये
खुशी खुशी उधार की हमारी राहतों का घर, हमारी चाहतों का घर। ये तेरा घर, ये मेरा घर, ये घर बहुत हसीन है, ये घर बहुत हसीन है, ये घर बहुत हसीन है। भाई पूनम, ये घर हसीन है, लेकिन हमारे एक श्रोता का ये प्रश्न है कि ये गीत मकान मालिक गा रहे हैं या किराएदार। ऐसा है कि कई बार मकान मालिक और किराएदार के बीच जो आत्मीयता का रिश्ता होता है ना पूनम, वो इतना प्रगाढ़ हो जाता है आपसी संबंध कि पता ही नहीं चलता कि ये दो अलग अलग परिवार हैं। मतलब एक मकान मालिक है, किराएदार है, ऐसा लगता है कि अरे ये तो एक ही परिवार के सारे सदस्य हैं। तो ऐसा माहौल बना रहे और ये जो कहते हैं ना जीवन में खटास ना आए मकान मालिक और किराएदार के रिश्तों में, उसके लिए आपस में सामंजस्य बिठाकर चलना होता है। और ऐसी वही बात एक हमारे श्रोता ने की है कि किराए का सच में आसान नहीं है घर ढूंढना। हम लोगों को अब बड़े अपनेपन और समझदारी से रहना पड़ता है, नहीं तो घर मालिक कभी भी घर खाली कर मांगते हैं। हम तो वैसे एक ही घर में 9 साल से रह रहे थे। शुरुआत में घर मालकिन बहुत झिकझिक करती थी। 2 ही कमरे थे, किराया 200 रुपए पर समय पर कभी वेतन नहीं होता था, तो पहले तंग करती थी। वो ऐसा समझती थी कि ऐसे वैसे ही लोग हैं। पर जब उन्हें पता चला कि मेरे माँ के घर के बाद से ससुराल ले गए तो उसे अच्छा नहीं लगा। और ये दोनों अच्छे घर हैं तो वो अच्छा बर्ताव करने लगी। बच्चों को बहुत प्यार करती थी, यहाँ तक कि मुझे अपनी बेटी ही समझती थी। और उसे जब उन्हें कुछ बीमारी हुई तो उन्होंने ये भी लिखा है कि तब दवा खाने जाने से पहले वचन लिया कि उसके 2 बेटों और बेटी को कभी नहीं भूलूंगी। आज भी हम भाई बहन हैं और काकू का वचन निभाती हूँ। तो ये इन्होंने बात लिखी है कि भाई कई बार गलत फहमियां भी हो जाती हैं आपस में, तो इन गलत फहमियों को भी हम दूर कर सकते हैं और ऐसे रिश्ते कहना चाहिए कि अच्छे हो सकते हैं आपस में ना। और जो घर होता है ना पूनम, वो कितना भी अच्छा हो, लेकिन उसमें जब परिवार में जब आपसी प्यार रहता है, स्नेह रहता है, तो छोटा घर भी हो लेकिन रहने में एक जो अंदर से संतुष्टि रहती है वो मिलती है। और ऐसी ही आत्मसंतुष्टि मिलती है उस घर के सुगंधित रसोई घर से। सुगंधित रसोई घर से यानी उसमें कुछ ना कुछ पकवान। हाँ बिल्कुल। और वो तो है ही। आकांक्षा, सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा तो रसोई ही है ना, खासकर महिलाओं के लिए। तो भाई आज व्यंजन में हम महिलाओं के लिए क्यों, अब तो पुरुषों के लिए भी रसोई घर उतना ही महत्व रखता है। तो आज व्यंजन में क्योंकि त्योहार का समय है, नवरात्रि है, शुरू हो चुकी है, तो कई लोग जो व्रत उपवास रखते हैं तो कुछ फलाहारी बता देते हैं। हाँ बिल्कुल। सबसे पहले कच्चे केले की चटपटी टिकिया। इसके लिए सामग्री नोट करें। 6 कच्चे केले, 250 ग्राम के लगभग उबले आलू, 30 ग्राम कुट्टू का आटा, अदरक छोटा टुकड़ा, 2 से 3 हरे मिर्च, लाल मिर्च पाउडर 1 चम्मच, या न डालना चाहें तो न डालें, 2 चम्मच भुना हुआ जीरा पाउडर, आधा चम्मच अमचूर पाउडर, 100 ग्राम पनीर, साथ ही घी तलने के लिए, सेंधा नमक स्वाद अनुसार, और हरा धनिया, पाव कटोरी किशमिश। विधि है कि कच्चे केले को उबालें और छीलें और ठंडा होने के लिए रख दें। अब इसके बाद हरा धनिया, अदरक, हरी मिर्च और मिला लें और इसमें कुट्टू का आटा, सेंधा नमक, मिर्च और जीरा पाउडर मिलाएं और छोटी छोटी गोलियां बनाकर रख लें। अब एक दूसरे बर्तन में पनीर को लेकर किशमिश, नमक, अदरक, मिर्च और धनिया मिलाएं। इस मिश्रण को केले के गोले में भरकर टिक्की की तरह हाथ से दबा लें और अपनी सुविधानुसार इसे तवे पर या नॉनस्टिक तवे पर फ्राई कर लें, ये सेक लें एक तरह से। और हल्का सा सेक लें। बस गर्मा गर्म टिकिया हरी चटनी या मीठी चटनी के साथ परोस दें। अरे वाह, ये तो बहुत ही कहना चाहिए स्वादिष्ट है, लेकिन बहुत मेहनत है इसमें। भाई पूनम, ऐसा है मेहनत के बाद ही जो स्वाद आता है ना, उसकी बात ही कुछ और होती है, कुछ अलग होती है। वो तो है ही। वैसे तो साबूदाना की खिचड़ी भी बनती है, साबूदाना के बड़े भी बनते हैं, जो बहुत ही आसान, की मीठी खीर भी बनती है, खीर भी बनती है। तो है तो बहुत तरह तरह के व्यंजन ना, जिसे हम बना के खा सकते हैं। और भी है। भाई जब खीर है, खिचड़ी है, तो सूप क्यों नहीं?
अरे वाह! तो टेस्टी पीनट सूप बता देते हैं अच्छा, श्रोताओं को, यानी हाँ। मूंगफली का सूप। मूंगफली का सूप। तो इसके लिए क्या करना है कि आधा कप भुनी मूंगफली के दाने लेने हैं, 1 हरी मिर्च लेना है, आधा चम्मच नींबू का रस लेना है, 2-3 मीठा नीम पत्ती, पानी लेना है और सेंधा नमक। स्वाद अनुसार। हाँ, बिल्कुल स्वाद अनुसार लीजिए आप। और मूंगफली दाने के छिलके उतार लीजिए, हरी मिर्च के टुकड़े कर लें, आवश्यकता अनुसार पानी डाल दें उसमें, मतलब जितना पानी की ज़रूरत हो, और मिक्सी में गाढ़ा पीस लें। एक बर्तन में लेकर उसे पकाएं। और अब पैन में जो है या कढ़ाई में घी गरम कर लें, उसमें जीरा डाल दें थोड़ा सा, और मीठे नीम का छौंक लगा दें। यानी कड़ी पत्ता, मीठी नीम वाली कड़ी पत्ता। बिल्कुल। और धीमी आंच करके छौंक और नमक जो है वो उसमें डाल दें, सूप मिला दें जो आपने पीसा है, जो मूंगफली का जो है ना, उसको जिस पीसा है हरी मिर्ची के साथ, उसको डाल दें और 5-10 मिनट तक अच्छी तरह पका लें, और आपको टेस्टी मूंगफली का सूप मिल जाएगा, जो कि पौष्टिक भी है। और बाद में चाहे तो उसमें थोड़ा सा नींबू का रस भी मिला दीजिए, तो थोड़ा हल्का जो टेस्ट आ जाएगा। हाँ। तो भाई ये है उपवास का सूप। तो ये पौष्टिक भी है। पौष्टिक भी है, तो बनाइए और खाइए। अब हम एक गीत सुनाते हैं। गिर गया झुमका, गिरने दो, खो गई मुंदरी, खोने दो, उड़ गई चुनरी, उड़ने दो, काहे का डर है, बाली उम्र है, छोड़ो बहाना, गिर गया झुमका, गिरने दो, खो गई मुंदरी, खोने दो, उड़ गई चुनरी, उड़ने दो, काहे का डर है, बाली उम्र है, और छोड़ो बहाना, ना गिर गया झुमका, आजा ना आजा आजा आजा, आहा, पूछेंगे तब मुझे, आई कहाँ से तू हसीना, रंग भरे होठों का, रंग भला किसने छीना, कहना चमन के फूलों ने मेरा रूप चुरा के रख लिया, क्या हुआ, चुप गया कांटा, चुभने दो, खुल गया गजरा, खुलने दो, मिट गया गजरा, मिटने दो, काहे का डर है, बाली उम्र है, और छोड़ो बहाना, गिर गया झुमका, शरबती आंखों से वो घूंट पीने दो मुझको, रेशमी जुल्फों के साए में जीने दो मुझको, मैं मान जाती लेकिन धड़कते दिल ने मना कर दिया, हाय हाय क्या हुआ, हो गई मुश्किल, होने दो, खिल गई कलियां, खिलने दो, आ गए भौरे, आने दो, काहे का डर है, बाली उम्र है, अरे छोड़ो बहाना, ना गिर गया झुमका, तो पूनम, जल ही जीवन है और जल है तो कल है। हमारे शास्त्रों में जल को देवता कहा गया है, और आप इसका प्रदूषित करते हैं, बर्बाद करते हैं, तो ये आपके धन गमन का सूचक है। इस हमारे श्रोता के संदेश जो इन्होंने हमें दिया है, बहुत ही इसके अच्छा साथ ही संदेश था। हाँ, हम तो यही कहेंगे कि जल बचाएं, अपना कल बचाएं, बिल्कुल। और फिलहाल हमें आज्ञा दें। सभी को आकांक्षा सिंह और पूनम त्रिपाठी का
नमस्कार। सखी सहेली।